हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे ओटी असिस्टेंट कोर्स के बारे में कि ओटी असिस्टेंट कोर्स होता क्या है। इस कोर्स को करने के बाद आप कहाँ पे काम करेंगे, किस तरह के काम करने होते हैं, आपके जॉब कैसे होंगे, कहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं और आपकी सैलरी क्या होने वाली है। क्योंकि कोई भी आप कोर्स करते हैं तो आपका मेन मकसद यही होता है कि आपका फ्यूचर जो है बेहतर हो सके, सैलरी बढ़िया मिले, आपकी लाइफ स्टाइल बेहतर हो सके। इस बातों को ध्यान में रख के आप कोई भी कोर्स करते हैं तो इसी को लेकर हम इस वीडियो में आपको सारा चीज़ बताने वाले हैं। क्योंकि हम खुद ओटी असिस्टेंट कोर्स किए हुए हैं तो हमको बेहतर तरीके से पता है कि ओटी असिस्टेंट कोर्स के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या है, फिर कोर्स करने में क्या क्या चीज़ें पढ़ने होती है, क्या क्या परेशानियां होती है, फिर कोर्स कर लेने के बाद किस तरह से जॉब आपको मिलेगी, क्या सैलरी मिलेगी, किस तरह की आपकी लाइफ स्टाइल होगी। तो ये सारा चीज़ हम आप लोग को एक ही वीडियो में शेयर करने वाले हैं। जो भी मेरा राय है हम आप लोग को शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जिनके कोई मेडिकल से रिलेटेड जानकारी नहीं होता है या कोई उनके फैमिली से मेडिकल फील्ड में नहीं होते हैं और तो उनको सही से जानकारी नहीं मिल पाता है। वो चाहते हैं कि ये जानकारी अगर हमको पहले मिला होता तो ये काम करते या नहीं करते। तो इसीलिए हम इस वीडियो को मकसद से ला रहे हैं कि जो भी अच्छी बातें हैं या बुरी बातें हैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम शेयर करें ओटी असिस्टेंट कोर्स के बारे में, जिससे कि आप लोग को फ़ायदा हो सके। ये नहीं कि हम इस वीडियो को इस मकसद से बना रहे हैं कि आप ओटी असिस्टेंट कोर्स नहीं कीजिए या आप कीजिए ही। मेरा जो राय है वो शेयर कर दे रहे हैं। अब उस पर आपका विचार है, आप सोचिए उस पर कि आपके लिए वो क्या ज़रूरी है, क्या ऐसे हम आपका लाइफ स्टाइल बेहतर हो सकता है, क्या आप ये कोर्स करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। जो भी बातें हम बता रहे हैं उसको फॉलो करके आप खुद से विचार कीजिए और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि हाँ आपके लिए ये कोर्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा जो भी राय था आप लोग को हम शेयर कर दिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के। और देखिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले अगर प्यारा इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते आए। क्योंकि जो भी वीडियो होता है जेन्युइन होता है और हम जो भी बातें बोलते हैं टू द पॉइंट आप लोग को बताते हैं और जो भी रियल बातें हैं फैक्ट के साथ आप लोग को बताते हैं। क्योंकि मेरे पास भी कम समय है, खुद हम स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के बारे में समझ रहे हैं कि उनका भी टाइम कितना महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम रात को 2:20 बजे ये वीडियो शूटिंग कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास भी समय नहीं है। तो इसलिए जब भी समय मिलता है आप लोग को सारा चीज़ एडिट करना होता है, फिर वीडियो बनाना होता है और चीज़ों को बताना होता है। ये वीडियो हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि बनाने के लिए, मगर अभी देख रहे हैं कि पैरामेडिकल काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है तो बहुत से बच्चे जो है गलत डिसीजन ले लेते हैं। कोर्स उनको पता नहीं रहता है कौन सा कोर्स हम मेरे लिए बेहतर है, कैसे चॉइस करें। तो इसलिए हम ओटी असिस्टेंट कोर्स के बारे में बता दे रहे हैं कि इसको चॉइस करने से पहले कुछ बच्चों को जानकारी हो सके। तो देखिए सबसे पहले कोर्स क्या होता है। तो ओटी यानी कि ऑपरेशन थिएटर। तो ओटी ऑपरेशन थिएटर पता चल गया। तो ऑपरेशन थिएटर कोर्स कर रहे हैं तो आपको ऑपरेशन थिएटर में काम करना होगा। असिस्टेंट मतलब होता है सहायक, यानी कि सहायक के रूप में काम करना होता है। ठीक है, यानी कि जो अब सर्जन होते हैं, नर्स स्टाफ होते हैं, उन लोगों को हेल्प करना है और ओटी असिस्टेंट को पूरा सजा कर रखना है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी उसमें मशीन लग रहा है, सारा को देखना है और सबको सही से रखना है। और जो भी ज़रूरत पड़े उस सर्जरी के समय उस सारा चीज़ डॉक्टर को यानी कि सर्जन को सहायक के रूप में काम करना है, उसको देना है। मगर जब आप ये कोर्स कर लेते हैं, आपके पास 5 साल या 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो खुद आप सर्जन के रूप में काम करने लगते हैं, क्योंकि आप सारा चीज़ देख लेते हैं, जान जाते हैं। असिस्टेंट के रूप में ऑपरेशन में भी आप लोग असिस्ट होते हैं तो आपके पास नॉलेज हो जाती है तो आप खुद सर्जन के रूप में काम करने लगते हैं। तो ये चीज़ थी। तो आप ऑपरेशन रूम में काम कर सकते हैं और सीएचडी में भी काम कर सकते हैं। सीएचडी क्या होता है अभी आप लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि आप जब कोर्स में आएंगे तब आपको पता चलेगा। सीएचडी का फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रल स्टेलाइज सप्लाई डिपार्टमेंट। सिंपल से बात मैं आपको समझा दें कि जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो ऑपरेशन के समय यूज किए जाते हैं, या जो भी ड्रेस हो गए, कपड़े हो गए, ये सभी को क्या किया जाता है, वॉश किया जाता है, धोकर उसको स्टेलाइज किया जाता है कि उसमें जो भी बैक्टीरिया है या जो भी बीमारी के जो कारक है उन सभी को मार दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। तो उसी प्रोसेस को स्टेलाइजेशन कहा जाता है। ये मशीन के द्वारा किया जाता है, केमिकल के द्वारा किया जाता है। तो जब आप कोर्स कीजिएगा तो उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टेलाइजेशन आपको पढ़ना होगा। ओटी असिस्टेंट कोर्स कीजिएगा तो स्टेलाइजेशन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़ पढ़ना है और उस समय आपको ये जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 2 जगह पर आप काम कर सकते हैं। वैसे आपके पास नॉलेज है तो अलग अलग सेक्टर में काम कर सकते हैं, मगर आपका जो कोर्स है मेनली यहीं पे आप लोग को जॉब करना होता है।
वैसे CSD आपको छोटे हॉस्पिटलों में नहीं देखने को मिलेगा। वहाँ पे एक छोटा सा ऑटोक्लेव रखा रहता है, उसी से काम कराया जाता है और किया जाता है स्टेलाइजेशन का। मगर जब बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको CSD अलग से ऑफिस डिपार्टमेंट रहता है, वहाँ पे काम करना होता है। ठीक है। अब होता है कि कोर्स जो होता है कितने साल का होता है, तो डिप्लोमा ही कोर्स होता है। इंटर अगर आपने बायोलॉजी से किया है तो डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेंगे तो 2 साल का कोर्स होता है, और बैचलर कोर्स करेंगे तो 3 साल का कोर्स होता है। और आपने अगर बैचलर कर लिया है तो इसके ऊपर आपको मास्टर करने का भी मौका मिलता है। वैसे बिहार में, अगर बिहार से हैं तो बिहार में डिप्लोमा के लिए पैरामेडिकल का एग्ज़ाम होता है DCC करके, उससे आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। और बैचलर के लिए आप लोग को BCC का एग्ज़ाम देना होता है, जिसमें अभी तक 20 सीटें हैं। वैसे सीट बढ़ने की संभावना है, आगे चल के सीट बढ़ेंगे और कोर्स भी ऐड किए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद बात करें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस, तो प्राइवेट में कोई भी आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, चाहे आप डिप्लोमा हो, मास्टर हो या बैचलर हो, कोई भी कोर्स करना चाहते हैं बिहार में अवेलेबल है। वैसे गवर्नमेंट कॉलेज में मास्टर डिग्री अभी सीट नहीं आया है, एडमिशन नहीं होता है। ठीक है। तो ये सारा चीज़ था। उसके बाद है कॉलेज फ़ी क्या होता है। तो प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो प्राइवेट कॉलेज में अगर फ़ीस की बात की जाए तो 40,000 से स्टार्टिंग फ़ी है। अगर आपके जानकारी में कोई रिलेटिव कॉलेज है तो वहाँ पे फ़ीस आपको कम भी हो सकता है, मगर 40 से 50,000 फीस रहते हैं। और कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह का कॉलेज है, वहाँ क्या फैसिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को फ़ीस ज़्यादा भी हो सकता है। तो मिनिमम 40 से 50,000 फीस होता है 1 साल का। 2 साल का कोर्स कर रहे हैं तो 80,000 से 90,000 रुपये आप लोग को 1 लाख तक खर्च हो सकते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट में आपकी फ़ी बहुत कम लगती है, वह एक टाइम आपको सिर्फ 5,000 एडमिशन के रुपये देने होते हैं अगर आप जनरल या OBC का कैटेगरी से आते हैं। अगर आप अदर कैटेगरी से आते हैं जैसे कि SC ST हो गए तो इनको आधा पैसा देना होता है, यानी कि 2,250 रुपये आपको देने होंगे। और गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के लिए एक भी पैसा नहीं लगता है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन होता है। इसके बाद आपको हॉस्टल मिलता है तो हॉस्टल का फ़ी देना होता है। कहीं कहीं हॉस्टल फ़ी नहीं लगता है, जैसे पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है वहाँ पर हॉस्टल फ़ी नहीं लगेगा। फिर मेस जो होता है, मेस चार्ज आपको देने होंगे, हॉस्टल में रहिएगा तो 3,000 के आसपास में चार्ज होता है। अदर चार्ज में जैसे कि एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए आपको 3,000 के आसपास पैसा लगता है, रजिस्ट्रेशन के समय लग जाएगा और कुछ छोटा मोटा चार्ज होता है। मगर गवर्नमेंट से आप करने से क्या होगा कि आपको पेड इंटर्नशिप राशि 1,500 रुपया भी मिल रहा है। गवर्नमेंट कॉलेज से कीजिएगा तो हर महीने 1,500 रुपये मिल जाता है। इसके अलावा आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें जो भी आपका फ़ी लगा होता है वो भी वापस आ सकता है। तो ये सब फ़ायदा होते हैं, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज भी 2 तरह के कॉलेज हैं, एक है आपके मेडिकल कॉलेज जहाँ के कॉलेज में ही आपको हॉस्पिटल मिलेगा, और एक है पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपको सदर हॉस्पिटल में जाकर वर्क करना होंगे। तो इस सब चीज़ों पर हम पहले से भी बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, चैनल विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट में एक एक करके आपको वीडियो मिल जाएगा सारा चीज़, या कमेंट कीजिएगा, आपको जो भी डाउट होगा उस पर हम वीडियो शेयर कर देंगे। अब आते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में आप लोग देखेंगे कि क्या चीज़ आपको पढ़ना है। जैसे कि 2 साल का कोर्स अगर कर रहे हैं पैरामेडिकल का तो फर्स्ट ईयर में आपको एनाटॉमी, फिजियो, माइक्रो पढ़ना होता है, माइक्रोबायोलॉजी। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री पढ़ना होता है, इसका एग्ज़ाम नहीं देना होता। ठीक है। इन 3 पेपर का एग्ज़ाम देना होगा। इसके बाद आपको जैसे एनाटॉमी की क्लास कर रहे हैं तो एनाटॉमी जो होता है इसमें क्या होता है कि बॉडी के सारे ऑर्गन के बारे में आपको पढ़ाई कराया जाता है। तो ऑर्गन को दिखाने के लिए आपको डिसेक्शन हॉल में ले जाया जाता है, वहाँ पर आपको बॉडी रखा रहता है, रियल बॉडी जो है, डेड बॉडी रखा रहेगा वहाँ पे। उसके बाद ऑर्गन सारे रियल रखे रहते हैं, वहाँ पे आपको दिखाया जाता है अगर गवर्नमेंट कॉलेज से हैं तो। प्राइवेट कॉलेज में बहुत ही कम ये सब चीज़ मिलेगा, आपको आर्टिफिशियल ज़्यादा मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको रियल वाले चीज़ दिखेंगे, सब सारा चीज़ आपको दिखाया जाएगा, उससे पढ़ाया जाएगा। फिर फिजियोलॉजी होता है। फिजियोलॉजी में वैसे हम मेरे कॉलेज में फिजियोलॉजी में जो प्रैक्टिकल था बहुत ही अच्छा से कराया गया था। एक बार नहीं 3-3 4-4 बार हम फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल हम लोग को कराया गया था, जो भी हम लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर अच्छा से कराया गया था। दूसरे कॉलेज में अभी पता नहीं होता है कि नहीं होता है, बहुत ही कम जगहों पर। पढ़ाई के मामले में भीम्स पावापुरी जो है बेहतर है। ठीक है, वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई कराया जाता है। अगर काम हम सीखना है तो दूसरे कॉलेज जा सकते हैं, तो अगर पढ़ना है और काम दोनों सीखना है तो भीम्स पावापुरी आप लोग के लिए बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे सारा चीज़ बढ़िया से कराया जाता है। उसके बाद आप लोग को प्रैक्टिकल और वाइवा एग्ज़ाम देने होते हैं। सेकेंड ईयर में आप लोग को क्या होगा, 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जनरल नर्सिंग हो गया, सर्जरी हो गया, एनेस्थेसिया हो गया और मेडिसिन हो गया। इन 4 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। इसके अलावा आपको इंटर्नशिप करना होता है। इंटर्नशिप वैसे आपको फर्स्ट ईयर से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि अब जो भी कॉलेज में आप एडमिशन लीजिएगा तो फर्स्ट ईयर से ही आपको ड्यूटी भी लगा दिया जाता है। तो क्लास के साथ आपको ड्यूटी भी करना रहता है, उसमें मैनेज करके। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ड्यूटी की जगह उसी को इंटर्नशिप कहा जाएगा, उसका ही आपको 1,500 रुपये मिलता है। ठीक है,
तो ये सारा चीज़ आपको पढ़ना था। कॉलेज के लाइफ स्टाइल की बात किया जाए तो कॉलेज के लाइफ स्टाइल के लिए अगर आप लोग बोलेंगे तो अलग से हम वीडियो ला देंगे, कॉलेज में क्या स्थिति होती है, ऐसे पढ़ना क्या था वो चीज़ बता दिए। अब मेन पॉइंट में आ जाते हैं कि आपका कोर्स करने के बाद जो होता है मेन पर्पस जॉब किस तरह से मिलेगा, जॉब कहाँ पर करेंगे, कितनी सैलरी बनेगी, मेरी लाइफ स्टाइल कैसे सुधरेगी। तो इसके लिए मेन होता है सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में भी जाइएगा तो बहुत तरह के हॉस्पिटल होते हैं, या तो आप खुद का एक सेल्फ कर सकते हैं, ठीक है। तो सेल्फ में आप जितना मेहनत कीजिएगा उतना पैसा कमाइएगा, और ठीक है, मगर ओटी नहीं खोल पाइएगा। ओटी खोलने के लिए आपको पैसा चाहिए। अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है तो आप ओटी खोल सकते हैं, उतना नॉलेज है तो आप डॉक्टर को रखिए, उसके साथ आप अपना हॉस्पिटल खोल के काम कर सकते हैं। मगर आपके पास उतना पैसा नहीं है तो आप प्राइवेट सेक्टर में नर्सिंग होम हो गया, या पर्सनल डॉक्टर के पास हो गया, या आप मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। इस प्रकार से काम आपको मिलता है। अब अगर नर्सिंग होम में जाते हैं तो जहाँ तक नर्सिंग होम में काम कीजिएगा, बिहार में अगर है तो आपको 12 से 24 घंटा वर्क लिया जाता है, या पर्सनल डॉक्टर के पास काम कीजिए तो 12 से 24 घंटा, या कोई पर्सनल डॉक्टर है वो आपको सिर्फ कॉल करके बुलाएंगे, जब ओटी करना होगा तब बुलाएंगे। नहीं तो अगर वो नर्सिंग होम चलाते हैं छोटा मोटा तो उनके पास 24 घंटा रहना पड़ेगा, ओटी के साथ साथ अदर वो काम भी आपको करना रहता है। तो ये चीज़ें हैं। मगर अगर आप मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग करते हैं तो वहाँ पे आपके लिए बढ़िया होता है, क्योंकि सिर्फ आपको ओटी में काम करना होता है, या सीएचडी में आपको काम लगा तो सीएचडी में करना होगा, और शिफ्टिंग बाई करना होगा, यानी कि 6 घंटा का शिफ्टिंग होता है, और नाइट जो होता है 12 घंटा का शिफ्टिंग होता है। तो इस प्रकार से आपको काम करना होता है, जो कि अच्छा होता है। अब बात करते हैं वर्कलोड क्या होगा। तो गवर्नमेंट में वही बोले कि प्राइवेट में काम कीजिए तो वर्कलोड ज़्यादा होता है, आपको ओटी का भी काम करना है। अगर ओटी में काम नहीं है तो आपको स्टेलाइजेशन हो गया, या वार्ड हो गया, या पेशेंट को शिफ्ट करना हो गया। इसके अलावा बहुत सारे काम, पर्सनल डॉक्टर के काम भी करना होता है, जो भी डॉक्टर आपको बोलेंगे तो ये भी करना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें हैं, क्योंकि आप डॉक्टर के अटैच में हैं सीधे। नर्सिंग होम छोटा सा है, 5 बेड 4 बेड है वहाँ पे हैं, तो आप डॉक्टर से पूरा अटैचमेंट है। अब डॉक्टर जो बोलेगा वह काम करना पड़ता है, 12 घंटा 24 घंटा वहाँ पे हैं, तो जो भी आपसे काम ले सकता है, और पैसा भी बहुत कम मिलता है। अब देखिए यहाँ पे आप सैलरी पर हम आते हैं, तो अगर आप फ्रेशर के रूप में हैं, आपको कुछ नॉलेज नहीं है, क्योंकि आप कोर्स कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेज से, आपने कोर्स किया, प्राइवेट कॉलेज में प्राइवेट में जा रहे हैं वर्क करने, तो उतना नॉलेज नहीं होता है। तो उन लोग को तो शुरू में 1 महीना 2 महीना ऐसे ही खटाया जाता है, उसके बाद 3000 4000 5000 से स्टार्टिंग किया जाता है, और धीरे धीरे अगर देखा जाए तो 0 से लेकर 15,000, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज से है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज से आप कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत इंटर्नशिप होने के कारण आप लोगों के पास नॉलेज हो जाता है वर्क का। तो आप जब जाएंगे हॉस्पिटल में काम करने के लिए तो आपको सैलरी जो है अच्छी बनती है, यानी कि 6000 7000। ये भी अच्छा नहीं है, मगर कहा जाए कि प्राइवेट से जो है बेहतर है। अगर तो 6000 7000 में बच्चे खटना शुरू करते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा नॉलेज है, अगर कोई अच्छा डॉक्टर से आप मिल गए, अच्छा हॉस्पिटल आपको मिल गया, तो हो सकता है कि 12 से 15,000 रुपये बिहार में, अगर बात कर रहे हैं बिहार में, सिर्फ बिहार में 12 से 15,000 रुपये आसानी से आपको मिल जाएगा। मगर बाहर भी जाइएगा, अगर अदर स्टेट में भी जा रहे हैं तो खूब से खूब 15 से 18,000 रुपये आपको मिल सकते हैं फ्रेशर के रूप में। तो ये भी कोई ज़्यादा नहीं है, मगर बाहर में रहेंगे तो आपको खर्च भी ज़्यादा रहता है। अगर बिहार में रहते हैं, आपके आसपास एरिया में रहते हैं, अगर 12-15,000 रुपये वर्क कर रहे हैं तो आपको बचत अच्छा हो जाएगा। मगर बाहर दूसरे स्टेट में जाकर काम कीजिएगा, थोड़ा बचत करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 रुपये आप कमा सकते हैं। इससे ज़्यादा हम अभी तक नहीं देखे हैं किसी स्टूडेंट को। खूब से खूब 18,000, अगर आपके पास 3-4 महीना या 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो 15 से ज़्यादा आपको सैलरी मिल सकती है। अब यहाँ पे देख लीजिए, दे दिया है अप्रोक्स दिया है कि इतना आप कमा सकते हैं। ये नहीं है कि जिसके पास अभी, ये डिपेंड करता है कि आपके पास नॉलेज भी कितना है, एक्सपीरियंस कैसा है, आप जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उससे अटैचमेंट किस तरह से आपका। अगर आपका कोई अटैचमेंट नहीं है तो सैलरी आपकी कम मिलती है, वर्कलोड भी ज़्यादा रहता है। तो इस प्रकार से आप लोगों की सैलरी, जैसे कि 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो 20 से 25,000 रुपये कमा सकते हैं आप। 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप लगभग 30 से 35,000 रुपये कमा सकते हैं। और डेली बेस पे भी होता है, 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो 50,000 से ज़्यादा रुपये कमा सकते हैं। मगर जैसा आपका एक्सपीरियंस है, जो ये अप्रोक्स आप लोगों को बताया, कमाने वाले कुछ तो होते हैं कि 1-1 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। मगर उन डिपेंड करता है कि किस तरह से काम कर रहे हैं, और ठीक है, तो पैसा अब किस प्रकार की मेहनत कर रहे हैं। मेहनत भी बहुत ज़्यादा है। वही चीज़ अगर आप जैसे कि MBBS कर लेते हैं, सिंपल सा कोई भी डॉक्टर वाला कोर्स कर लेते हैं, तो आप मिनिमम 3 साल 3 लाख 4 लाख MBBS करने के बाद आपको मिनिमम 8 से 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो ये चीज़ें होता है। अब यहाँ पे आप लोग डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं तो बहुत ही कम सैलरी है, मगर
तो इसलिए कोई भी आप लोग को बोलता है कि बड़ा कोर्स करने की कोशिश कीजिए। अब वो इस प्रकार से अगर आपके पास सपोर्ट नहीं है तो ये भी कोर्स कर सकते हैं, सही है, मगर सैलरी यहाँ पे आप लोग को कम मिलेगा, वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, डॉक्टर के नीचे आपको काम करना पड़ेगा, बात भी सुनना पड़ता है, ये सारा चीज़ें बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। तो देख सकते हैं जो भी चीज़ें थी यहाँ पर हम आप लोग को शेयर कर दिए हैं। डेली बेस कॉल पर भी काम कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा पैसा मिलता है। अगर आपका नॉलेज हो गया, ज़्यादा आपके पास मार्केटिंग बना ली है, अगर डेली बेस पे काम करते हैं तो उसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद आता है गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो आप लोगों की सैलरी अच्छी होती है, यानी कि स्टार्टिंग लगभग 40,000 प्लस 50,000 से प्लस हो जाता है, और हर साल 10% या 12% बढ़ते रहता है। वर्कलोड भी कम रहता है। ओटी असिस्टेंट है, सिर्फ ओटी में काम कीजिएगा, या सीएचडी में वर्क लगा तो सीएचडी में सिर्फ काम कीजिएगा। वैसे ओटी असिस्टेंट का सिर्फ ओटी में काम ही लगता है ज़्यादातर, सीएचडी के लिए अलग से डिपार्टमेंट में बहाली आता है, तो वहाँ पर काम करना होगा। और शिफ्ट बाई काम करना है, 6 घंटा ड्यूटी करके चले आना है। अगर उसमें दो केस है तो दो केस करा के आपको चलाना है, तो ये ज़्यादा लोड नहीं रहता है, सैलरी भी अच्छा रहता है। तो मगर मेन क्या हो जाता है गवर्नमेंट में कि बहाली ही कम आती है। बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार में लास्ट टाइम जो है 2014 में बहाली आया था, उसके बाद बहाली उसको कंप्लीट किया गया 2020 में, उसके बाद जो है बहाली आया ही नहीं। 2022 में बहाली आया तो उसको रद्द कर देगा, तो कैसे कहा जाए कि बहाली आया। उसके बाद अभी बोला जा रहा है कि बहाली आएगा, तो ये स्थिति है बिहार में ओटी स्टेशन के बहाली के। अगर अदर स्टेट में जाइएगा तो आपको जनरल में फाइट करना होगा, और उसमें भी खूब से खूब 200, 100, 300 इस तरह से बहाली आता है। उसमें जनरल में 20-30 सीटें होंगी, उसमें आपको फाइट करना होगा। इसके अलावा अगर सेंट्रल में देखा जाए तो सेंट्रल में भी बहाली आता है, तो मात्र 4 सीट, 10 सीट, 5 सीटों पर बहाली आता है। अगर आप देख लीजिएगा, ये चीज़ इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग खुद से सर्च करके देख लीजिए। जिनको गवर्नमेंट अगर जॉब करना है वो ये चीज़ जरूर चेक कर लेंगे कि कितनी बहाली आती है। तो बहुत ही कम बहाली आता है, हम खुद देख रहे हैं यहाँ पे। अब 4 सीट 5 सीटों पे बहाली आ रही है, आप कैसे उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। 20 सीटें हैं, 20-25 सीटें हैं, बहुत ही फाइट ज़्यादा है, आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तब जाकर आपको जॉब होगा। उसमें भी एक्सपीरियंस ज़्यादा मांगा जाता है। अगर आपके पास एज भी वहाँ पे लिमिटेड होता है, एक्सपीरियंस भी 8 साल, 5 साल, 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो ये सारा चीज़ें हैं, तो आप लोग पहले ये सारी चीज़ों को सर्च करके देख लीजिए। एक रेलवे में भी पैरामेडिकल की बहाली आता है, तो उसमें क्या है कि 2019 में भी देखे थे बहाली, या फिर 2024 में यहाँ पे देख सकते हैं कि बहाली आया था अभी। तो इसमें क्या है, ओटी असिस्टेंट की बहाली नहीं आता है। अब देखिए कि ओटी असिस्टेंट और सभी कोर्स का 10, 20, 5, 4 सीट जरूर आता है, मगर ओटी असिस्टेंट का बहाली नहीं आता है। ऐसे ही बहुत जगह भी होता है कि ओटी असिस्टेंट का जो काम है नर्स के द्वारा करा लिया जाता है, या अदर स्टाफ के द्वारा ही काम करा लिया जाता है हॉस्पिटलों में। तो ये सारा चीज़ है जिसके कारण से बहाली भी कम आते हैं। अब फ्यूचर में क्या होगा वो तो डिपेंड करता है, अभी जो स्थिति है वो सारा चीज़ हम आप लोग को शेयर कर दिए। अब बात किया जाए बिहार में, अगर डिप्लोमा बच्चे अगर कर रहे हैं तो 520 सीटें हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं 520 बच्चे हर साल अगर पास आउट होकर निकल रहे हैं, और जॉब के लिए कहीं सेक्टर ही नहीं खुला है, तो क्या हालत होगा। तो ज़्यादा जब बच्चे हो जाएंगे, मार्केट में क्या होता है, अगर मान लीजिए अगर खेती कर रहे हैं, अगर इस बार आलू जो है, सभी लोग आपके गांव के जितने भी किसान हैं सब आलू पैदावार किए और अच्छा फसल हुआ, सबके जो खेत में जो फसल हुआ अच्छा फसल हुआ, तो उससे क्या हो जाएगा, मार्केट में भाव ही कम हो जाएगा। सबके घर आलू होगा तो कोई खरीदेगा नहीं, और जो बेचने जाएगा उसको भाव कम करके बेचना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से ओटी असिस्टेंट क्या है, मार्केट में पूरा भर गए हैं। अब क्या है, ज़्यादा अवेलेबल है, तो जो काम कराना चाहेगा वो बोले कि काम करना है तो मेरे पास इतना ही पैसा में काम करो, इतना ही में काम करो। तो ये सारा चीज़ होता है। अदर स्टेट में निकलते हैं तो थोड़ा बहुत आप लोग को पैसा मिलता भी है एक्सपीरियंस के आधार पर, मगर ये है कि अगर आप कोर्स कर लेते हैं तो आपके पास अगर एक्सपीरियंस 5 साल 10 साल का हो जाता है तो खुद का भी खोल के अच्छा काम कमा सकते हैं, या आप प्राइवेट में भी अच्छा हॉस्पिटल में पैसा कमा सकते हैं। मगर जो भी बातें थी वो सारा चीज़ हम शेयर कर दिए। मगर जॉब जो है आसानी से नहीं मिलता है। प्राइवेट सेक्टर में बड़ा हॉस्पिटल अगर जाना चाहते हैं उसके लिए आपको दौड़ धूप करना पड़ता है। अगर समझे कि घर पर रह के चाहेंगे कि जॉब मिल जाए, या अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कोर्स कर रहे हैं आपको तुरंत जॉब लग जाए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके लिए भी आपको दौड़ धूप करना होता है। वैसे गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं, जिस कॉलेज से आप किए हैं उसमें बहाली निकलता है, तो उसी समय अगर अच्छा आपका है, किस्मत भी मायने रखता है, फिर लक आपका होता है। तो अगर लक अच्छा है, सीटें खाली हैं, तो आपकी जॉब हो जाती है, क्योंकि बच्चों को रेफरेंस दिया जाता है उस स्टूडेंट के होता है। अभी मेरे कॉलेज में 10 मॉड्यूलर ओटी चालू किए गए हैं, जो कि बिहार में पहला ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे 10 मॉड्यूलर ओटी है। तो मॉड्यूलर ओटी जो होता है उसके बारे में अलग से बात करेंगे।
तो होने के कारण से स्टाफ की ज़रूरत हुआ, तो जो भी मेरे सीनियर थे 18 या 19 बैच के, उन लोगों का जॉब हो गया वहाँ पे, तो उनके लिए बेस्ट है। तो मगर सैलरी भी कम है, मगर ये है कि सैलरी कम है मगर वर्कलोड बहुत ही कम है। अगर प्राइवेट में काम करके आप लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है। तो इसलिए आप लोग एक बार कोर्स करने से पहले OT असिस्टेंट का जो कोर्स अगर करना चाहते हैं तो एक बार आप लोग मार्केट में विजिट कीजिए, देखिए कि वहाँ पे क्या डिमांड है, किस तरह से सैलरी मिलता है, कितना काम करना होता है, किस तरह का काम करना होता है, या बड़े हॉस्पिटल है वहाँ पर भी पता कर लीजिए, फिर बहाली के बारे में भी पता कर लीजिए, उसके बाद ही कोर्स कीजिए। तो देखिए जो भी बातें थी रियल यहाँ पे हम आप लोग को शेयर कर दिए, जो भी मेरी राय थे, जो भी हम एक्सपीरियंस किए थे वो सारा चीज़ शेयर कर दिए। अदर कोर्स के बारे में बोलिएगा तो उस पर हम वीडियो लाएंगे, उसके बारे में भी बहुत सारे कोर्स जो है मेरे दोस्त साथी किए हैं, मेरे साथ किए हैं, उन लोग को उस सारा चीज़ की जानकारी है, तो उसके बारे में हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से धीरे धीरे करके वीडियो बनाकर बताएंगे। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों को शेयर करें। थैंक यू।